आज हम देखेंगे केमिकल थर्मोडायनेमिक्स के बारे में। पहले तो जान लेते हैं थर्मोडायनेमिक्स मतलब क्या। थर्मो मतलब हीट एंड डायनेमिक्स मतलब मोशन। मतलब यहाँ पे जो हीट की वजह से जो मोशंस होगी दैट इज थर्मोडायनेमिक्स। जैसे और ये चैप्टर में हम देखेंगे एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशंस के बारे में। जैसे हमने सेल में देखा है, सेल में क्या होता है, केमिकल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इस तरह की जो मूवमेंट रहेगी, ये जो एनर्जी कन्वर्जन है, ये हम ये चैप्टर में पढ़ने वाले केमिकल थर्मोडायनेमिक्स में। एक बेसिक सी चीज, जैसे चाय को हम अगर सराउंडिंग में रख लिए, मतलब एक रूम में रखे चाय को, तो वो चाय ठंडी हो जाएगी। बट क्या ऐसा हो सकता है कि सराउंडिंग की हीट लेके चाय गर्म हो जाए? ये सब जानेंगे। वैसे नहीं होती है, ये ध्यान में रखना, लेकिन यही सब हम ये चैप्टर में जानेंगे थर्मोडायनेमिक्स में। ना ये चैप्टर जो डील करेगा वो मैक्रोस्कोपिक सब्सटेंस से। ना मैक्रोस्कोपिक सब्सटेंस मतलब कैसा, मतलब ये चैप्टर में हम पूरा सिस्टम कंसीडर करेंगे। जैसे पहले हम कई बार मॉलिक्यूल्स कंसीडर करते हैं, यहाँ हम कोई पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स की बात नहीं करेंगे, पूरे मॉलिक्यूल्स को एज ए होल हम एक सिस्टम मानेंगे, उसकी बात करने वाले हैं ये। ये चैप्टर में हम मैक्रोस्कोपिक कंसीडर करेंगे। दूसरा, हमें बस ये चैप्टर में फोकस करना है रिएक्शन हो रही है या रिएक्शन नहीं हो रही है। ये हमें इससे कोई लेना देना नहीं कि वो रिएक्शन कितने फास्ट हो रही है, स्लो हो रही है। हम काइनेटिक्स के बारे में नहीं देखेंगे, वी विल ओनली टॉक अबाउट थर्मोडायनामिक्स। सो अब इसके लिए पहले कुछ बेसिक टर्म्स हम देख लेते हैं। सो पहली चीज है सिस्टम। अब सिस्टम क्या होता है? सिस्टम मतलब जिस पे वर्क हो रहा है, विच इज अंडर थर्मोडायनामिक स्टडी। इट इज अंडर थर्मोडायनामिक कंसिडरेशन। इट इज अंडर थर्मोडायनामिक कंसिडरेशन। ये हुआ सिस्टम। देन सराउंडिंग। सराउंडिंग क्या हुआ? विच इज नॉट अंडर थर्मोडायनामिक कंसिडरेशन। विच इज नॉट अंडर थर्मोडायनामिक कंसिडरेशन, इसे बोला जाएगा सराउंडिंग। एंड सिस्टम और सराउंडिंग को जो सेपरेट करेगा, सिस्टम और सराउंडिंग को जो सेपरेट करेगा, उस चीज को हम बोलेंगे बाउंड्री। सिस्टम एंड सराउंडिंग को जो सेपरेट करेगा, उस चीज को हम बोलेंगे बाउंड्री। बाउंड्री सेपरेट सिस्टम एंड सराउंडिंग। बाउंड्री सेपरेट सिस्टम एंड सराउंडिंग। और ये सिस्टम, बाउंड्री और सराउंडिंग को मिला के जो बनेगा, दैट विल बी कॉल्ड एज यूनिवर्स। सो पहले हमने देख लिया सिस्टम जो थर्मोडायनामिक कंसिडरेशन में, उसे सिस्टम बोला गया है। सराउंडिंग जो थर्मोडायनामिक कंसिडरेशन में नहीं है, दैट इज सराउंडिंग। सिस्टम और सराउंडिंग को जो सेपरेट कर रहा है, दैट इज बाउंड्री। और ये पूरे कंसिडरेशन को हम बोलेंगे, पूरे चीज को यूनिवर्स। जैसे कि चाय की केटली ले लो, तो अंदर वाला जो है दैट इज सिस्टम, बाहर का पूरा चीज सराउंडिंग, और वो जो केटली है वो हुआ उसका बाउंड्री। और ये पूरे को मिला दिया जाए, देन इट विल बिकम यूनिवर्स। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ सिस्टम। टाइप्स ऑफ सिस्टम, इसमें पहला है ओपन सिस्टम। टाइप्स ऑफ सिस्टम, ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम मतलब ऐसे सिस्टम विच कैन एक्सचेंज बोथ एनर्जी एंड मैटर विद द सराउंडिंग। which can exchange both energy and matter. Which can exchange both energy and matter with the surrounding. ऐसे सिस्टम को हम बोलते हैं ओपन सिस्टम, जो एनर्जी भी और मैटर दोनों एक्सचेंज कर सकता है, जो एनर्जी और मैटर दोनों एक्सचेंज कर सकता है, ऐसे सिस्टम को हम बोलते हैं ओपन सिस्टम। एग्जाम्पल, टी इन अ केटल या टी इन अ कप। सो सीधा सा है
यहाँ पे वो एनर्जी भी एक्सचेंज करेगा एंड मैटर भी एक्सचेंज हो रहा है। सो ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलेंगे? ओपन सिस्टम। और जो लैब में जो प्रोसेस हो रही है वो भी जनरली हम ओपन सिस्टम में ही कंसीडर करते हैं। नाउ क्लोज सिस्टम, सेकेंड है क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम क्या हुआ? दे कैन एक्सचेंज ओनली एनर्जी बट नॉट मैटर। They can exchange only energy with the surrounding. They can exchange only energy with the surrounding. So ऐसे सिस्टम को हम बोलेंगे क्लोज सिस्टम, जो सिर्फ एनर्जी एक्सचेंज कर सकते हैं सराउंडिंग से, जो सिर्फ एनर्जी एक्सचेंज कर सकते हैं सराउंडिंग से, ऐसे सिस्टम को हम बोलेंगे क्लोज सिस्टम। ये लोग मैटर एक्सचेंज नहीं कर पाएगी, यहां पे मैटर एक्सचेंज नहीं होगा, सिर्फ एनर्जी एक्सचेंज होगी। एग्जाम्पल, टी इन अ केटल। अब बंद है वो, इसीलिए मैटर एक्सचेंज नहीं होगा। हाँ, एनर्जी एक्सचेंज होगी। थर्ड, आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम, पहला ओपन सिस्टम, दे कैन एक्सचेंज बोथ एनर्जी एंड मैटर। क्लोज सिस्टम, दे कैन एक्सचेंज ओनली एनर्जी विद द सराउंडिंग। थर्ड, आइसोलेटेड सिस्टम, they cannot exchange energy as well as matter. They can neither exchange energy nor matter. मतलब ये ना ही एनर्जी एक्सचेंज कर सकते हैं ना ही मैटर एक्सचेंज करते हैं। सो ऐसे सिस्टम को बोला जाता है आइसोलेटेड सिस्टम, जो एनर्जी भी एक्सचेंज नहीं करते और मैटर भी एक्सचेंज नहीं करते। एग्जाम्पल, टी इन थर्मोफ्लास्क। टी इन थर्मोफ्लास्क, सो जो टी है थर्मोफ्लास्क में, ये हुआ आइसोलेटेड सिस्टम का एग्जाम्पल। अच्छा, अब मुझे बताओ ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी किसका एग्जाम्पल है? ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। सो अब देखिए, ह्यूमन बॉडी, वी कैन एक्सचेंज एनर्जी विद द सराउंडिंग एंड वी कैन इवन एक्सचेंज मैटर विद द सराउंडिंग, मतलब हम ओपन सिस्टम हुए। सो ये याद रखना, ह्यूमन बॉडी ये ओपन सिस्टम में आएगा। ओपन सिस्टम बिकॉज वी कैन एक्सचेंज बोथ एनर्जी एंड मैटर विद द सराउंडिंग। अब ये बताओ, यूनिवर्स, यूनिवर्स क्या हुआ? यूनिवर्स क्या हुआ? ये ओपन सिस्टम है, क्लोज सिस्टम है या आइसोलेटेड सिस्टम है? सो ये ध्यान में रखिए, आइसोलेटेड सिस्टम। कैसे? आइसोलेटेड सिस्टम, यूनिवर्स है आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड, द टोटल एनर्जी इन द यूनिवर्स इज कांस्टेंट। टोटल एनर्जी इन द यूनिवर्स इज कांस्टेंट। ये यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में कोई मैटर नहीं जा रहा है और इसीलिए यूनिवर्स को हम आइसोलेटेड सिस्टम बोलते हैं। ह्यूमन बॉडी विल बी अंडर ओपन सिस्टम। एक और, अर्थ। अर्थ क्या है? ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। अर्थ भी ओपन सिस्टम में आएगा, क्योंकि देखिए हम मैटर भी एक्सचेंज कर रहे हैं, सैटेलाइट्स बाहर जा रही है, मैटर एक्सचेंज हो रहा है और एनर्जी भी एक्सचेंज हो रही है। सन की एनर्जी इधर आ रही है, हमारी भी एनर्जी बाहर जा रही है। सो अर्थ भी ओपन सिस्टम है। सो अभी हमने देखा ओपन सिस्टम मतलब ऐसे सिस्टम जो एनर्जी और मैटर दोनों एक्सचेंज कर सकते हैं, उन्हें ओपन सिस्टम बोला जाता है। क्लोज सिस्टम विच कैन एक्सचेंज ओनली एनर्जी are called closed system. Isolated system, they can exchange neither energy nor matter, are called isolated system. Okay, अब हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम के बारे में। प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम, पहला इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी,
the property which are independent, the property which are independent of the amount of matter, of the amount of matter present in the system, the property which are independent of the amount of matter present in the system is called इंटेंसिव प्रॉपर्टी. सो ऐसी प्रॉपर्टी जो इंडिपेंडेंट है अमाउंट ऑफ मैटर से, उसे बोला जाता है इंटेंसिव प्रॉपर्टी. और दूसरा है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी. एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, सो इसमें क्या है, द प्रॉपर्टी विच डिपेंड, the property which depend on the amount of matter, the property which depend on the amount of matter present in the system is called extensive property. So properties of system, पहला है इंटेंसिव प्रॉपर्टी विच आर इंडिपेंडेंट, द प्रॉपर्टी विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द सिस्टम आर कॉल्ड इंटेंसिव प्रॉपर्टी. और ऐसी प्रॉपर्टी जो डिपेंड है अमाउंट ऑफ मैटर में, कि कितना मैटर प्रेजेंट है सिस्टम में, उसे बोलते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी. देखो इसे याद करने का सबसे इजी तरीका है इन फॉर इंडिपेंडेंट एंड इन फॉर इंटेंसिव. तो इसी से हमें बहुत आसानी से याद हो जाएगा. इंटेंसिव प्रॉपर्टी इंडिपेंडेंट ऑफ अमाउंट ऑफ मैटर, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी डिपेंड ऑन अमाउंट ऑफ मैटर. अब एग्जांपल्स लेते हैं. जैसे मैं बोलूं एरिया, तो जितना ज्यादा मैटर रहेगा, जितना ज्यादा मैटर रहेगा उतना ज्यादा एरिया हो जाएगा. सो अब डिपेंड हो रहा है, सो डिपेंड हो रहा है मतलब ये प्रॉपर्टी क्या हुई, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी. अगर हम बोले मास, तो जितना ज्यादा मैटर उतना ज्यादा मास, उतना ज्यादा वॉल्यूम, सो ये भी क्या हुआ, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी. अब अगर बोला जाए डेंसिटी, सो डेंसिटी कांस्टेंट ही रहना है. वाटर की जो डेंसिटी है, अगर थोड़ा भी पानी लो या ज़्यादा भी लो उतना ही रहेगा. सेम आयरन की डेंसिटी कांस्टेंट रहेगी. सो वो क्या हुआ, वो अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड नहीं करता है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड नहीं करेगा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी. फोर्स, फोर्स क्या होगा, जितना ज्यादा मैटर, जितना ज्यादा अमाउंट ऑफ मैटर उतना ज्यादा रहेगा फोर्स. सो इट इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी. लेंथ, जितना ज्यादा अमाउंट ऑफ मैटर उतना ज्यादा लेंथ, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी. सेम यहां पे सरफेस टेंशन, इंटेंसिव प्रॉपर्टी. सरफेस टेंशन इंटेंसिव प्रॉपर्टी. और एक और चीज हम याद रख सकते हैं, द रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, द रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी. जैसे कि मास अपॉन वॉल्यूम, density. So mass is extensive property, volume is extensive property and density is intensive property. और इससे रिलेटेड कई बार ऑब्जेक्टिव आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी. 4 ऑप्शन दे देंगे और 3 दूसरे. सो वो हमें इसलिए इस टॉपिक को भी थोड़ा अच्छे से करके रखना है हमें. द रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इससे भी हम पहचान सकते हैं, जैसे फोर्स पर यूनिट लेंथ, ये हुआ सरफेस टेंशन. सो ये देख लो, सरफेस टेंशन इंटेंसिव प्रॉपर्टी, फोर्स एंड लेंथ
एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। सो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जो अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड कर रही है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी जो अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड नहीं कर रही, विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ अमाउंट ऑफ मैटर, सच प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अब नेक्स्ट इसमें हम देखेंगे स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन प्रॉपर्टी विच डिपेंड ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। ऐसी प्रॉपर्टी जो सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल स्टेट पे डिपेंड करी। प्रॉपर्टीज विच डिपेंड ऑन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। प्रॉपर्टी जो सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करती है, ऐसी प्रॉपर्टी को बोला जाता है स्टेट फंक्शन। जो इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड कर रही है उन्हें बोला जाएगा स्टेट फंक्शन है। टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, ये सब हुए स्टेट फंक्शन। नेक्स्ट इज पाथ फंक्शन। Path function which depend on the path followed, which depend on the path followed by the reaction, which depend on the path followed by the reaction. Example, इसमें हम work and heat। सो ऐसी प्रॉपर्टी जो सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड है उसे स्टेट फंक्शन बोला जाएगा, और जो पाथ पे डिपेंड है उसे पाथ फंक्शन बोला जाएगा। सो याद रखना, वर्क और हीट पाथ फंक्शन है, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, मोल कंपोजिशन, ये सब स्टेट फंक्शन है। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस। तो सबसे पहले हम देखेंगे आइसोबैरिक प्रोसेस। इस प्रोसेस में याद रखना प्रेशर इज कांस्टेंट, प्रेशर इज कांस्टेंट। प्रोसेसेस विच आर कैरिड आउट, प्रोसेसेस विच आर कैरिड आउट इन ओपन सिस्टम। जनरली ऐसी प्रोसेस जो ओपन सिस्टम में होती है उसे हम बोलते हैं उन प्रोसेस में कि प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, तो वैसी प्रोसेस को हम बोलेंगे आइसोबैरिक प्रोसेस। प्रोसेस विच आर कैरिड आउट इन ओपन सिस्टम। और आइसोबैरिक प्रोसेस में हमें ध्यान में रखना है प्रेशर इज कांस्टेंट, मींस चेंज इन प्रेशर इज इक्वल टू जीरो, चेंज इन प्रेशर इज इक्वल टू जीरो। नेक्स्ट है आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस मतलब इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, वॉल्यूम इज कांस्टेंट। आइसोकोरिक प्रोसेस में हमें ध्यान में रखना है वॉल्यूम इज कांस्टेंट। दे आर जनरली कैरिड आउट इन क्लोज सिस्टम। They are carried out in closed system generally। और इसमें हम कंसिडर करेंगे चेंज इन वॉल्यूम इज इक्वल टू जीरो। सो ऐसी प्रोसेस जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है, ऐसी प्रोसेस जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है और जनरली जो क्लोज सिस्टम में हो रही है, उन प्रोसेस को हम बोलेंगे आइसोकोरिक प्रोसेस। वैसे जहाँ सॉलिड एंड लिक्विड रिएक्टेंट है वहाँ पे हम चेंज इन वॉल्यूम निग्लिजिबल भी मानते हैं, तो हम उसे भी कुछ हद तक कंसीडर कर सकते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस। नेक्स्ट इज आइसोथर्मल प्रोसेस। यहां पे टेम्परेचर हम कांस्टेंट मानते हैं, टेम्परेचर इज केप्ट कांस्टेंट। So the process which is carried out at constant temperature, the process which is carried out at constant temperature, such processes are called isothermal process।
डेल्टा टी इज इक्वल टू 0। और जब भी टेम्परेचर कांस्टेंट रहे, सो याद रखना इंटरनल एनर्जी भी कांस्टेंट रहेगी। सो इस प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी इज ऑल्सो कांस्टेंट, इंटरनल एनर्जी इज ऑल्सो कांस्टेंट, मतलब डेल्टा यू इज ऑल्सो इक्वल टू 0, डेल्टा यू इज ऑल्सो इक्वल टू 0। नेक्स्ट इज एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस में देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट, देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट। सो हमें याद रखना है इसमें हीट एक्सचेंज नहीं हो रही है सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच में। सो ऐसी प्रोसेस को बोला गया है एडियाबैटिक प्रोसेस। द प्रोसेस विच इज कैरिड आउट विदाउट एक्सचेंज ऑफ हीट आर कॉल्ड एडियाबैटिक प्रोसेस। अब ये प्रोसेस में ध्यान में रखना, जैसे एक्सोथर्मिक प्रोसेस और एंडोथर्मिक प्रोसेस। लेट्स से आप जो रूम में बैठे हो पूरी तरह से पैक है, वो पूरी तरह से पैक है एंड वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड है। सो आपको कैसा महसूस होगा? गर्मी जैसा, बहुत ज़्यादा गर्म होने लगेगा। वेंटिलेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, बहुत ज़्यादा क्राउड है। गर्म क्यों लग रहा है? क्योंकि वहाँ पे रेस्पिरेशन प्रोसेस हो रही है। अब रेस्पिरेशन प्रोसेस होने की वजह से क्या हो रहा है? हीट रिलीज हो रही है, हीट रिलीज हो रही है, लेकिन हीट एक्सचेंज नहीं हो रही, बाहर नहीं जा रही है। तो बाहर अब हीट नहीं जा रही, तो वहीं का वो सिस्टम का टेम्परेचर इंक्रीज होगा। सो अगर ये एडियाबैटिक प्रोसेस है और एडियाबैटिक प्रोसेस में एक्सोथर्मिक प्रोसेस है तो टेम्परेचर विल इंक्रीज। एडियाबैटिक प्रोसेस है और वहाँ पे एक्सोथर्मिक है उसके अंदर, सो याद रखना टेम्परेचर विल इंक्रीज। और एट द सेम टाइम मान लो वो रूम फुल पैक है बट वहाँ पे आपने आइस क्यूब ला के रख दिए, बहुत बड़े बड़े आइस स्लैब्स, सो ऑब्वियसली इट विल कंज्यूम हीट। सो उसकी वजह से रूम का टेम्परेचर कम हो जाएगा। सो अगर एंडोथर्मिक प्रोसेस है सो टेम्परेचर विल डिक्रीज। अगर एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, फॉर एक्सोथर्मिक प्रोसेस टेम्परेचर विल इंक्रीज and for endothermic process temperature will decrease. So types of processes में हमने देखा पहले आइसोबैरिक प्रोसेस जिसमें प्रेशर कांस्टेंट है, आइसोकोरिक प्रोसेस वॉल्यूम कांस्टेंट है, आइसोथर्मल प्रोसेस उसमें टेम्परेचर कांस्टेंट है एंड टेम्परेचर कांस्टेंट रहा तो इंटरनल एनर्जी भी कांस्टेंट रहेगी, वो ध्यान में रखना है हमें। एडियाबैटिक प्रोसेस देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट, उसमें कोई हीट का एक्सचेंज नहीं हो रहा है। एंड अगर एक्सोथर्मिक प्रोसेस है सो ऑब्वियस सी बात है वहाँ पे हीट रिलीज होगी बट हीट बाहर नहीं जा रही है, सो टेम्परेचर विल इंक्रीज। और एंडोथर्मिक प्रोसेस है तो टेम्परेचर विल डिक्रीज। अब इसमें हमें एक और चीज ध्यान में रखना है, रिवर्सिबल प्रोसेस। and irreversible process. रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है? रिवर्सिबल प्रोसेस इज ड्राइविंग फोर्स इज स्लाइटली ग्रेटर देन अपोजिंग फोर्स। ड्राइविंग फोर्स इज स्लाइटली ग्रेटर देन अपोजिंग फोर्स। जैसे ये अगर सामने जा रहा है, ये अगर सामने जा रहा है तो कोई उसे अपोज कर रहा है, नहीं तो एकदम से पूरा सामने चले जाता। बट अगर वो बहुत ज्यादा अपोज कर रहा है तो सामने नहीं जा पाएगा। सो ड्राइविंग फोर्स अगर थोड़ा सा ज्यादा है, अपोजिंग फोर्स से थोड़ा सा ही ज्यादा है, सो ऐसी प्रोसेस को बोला जाता है रिवर्सिबल प्रोसेस। ड्राइविंग फोर्स इज स्लाइटली ग्रेटर देन, ड्राइविंग फोर्स इज स्लाइटली ग्रेटर देन अपोजिंग फोर्स। जो ड्राइविंग फोर्स है वो थोड़ा सा बड़ा है अपोजिंग फोर्स से। सो ऐसी प्रोसेस को क्या बोला जाएगा? रिवर्सिबल प्रोसेस। इरिवर्सिबल प्रोसेस, ड्राइविंग फोर्स इज मच ग्रेटर देन अपोजिंग फोर्स। ड्राइविंग फोर्स इज मच ग्रेटर देन अपोजिंग फोर्स। सो ऐसी प्रोसेस को बोला जाएगा इरिवर्सिबल प्रोसेस। जस्ट कंसिडर करो कि तुम सामने खड़े हो, तुम्हारा फ्रेंड आ रहा है,
साइकिल चलाते हो, बहुत फास्ट साइकिल चला रहा है, बहुत ज़्यादा फास्ट है उसकी साइकिल, और तुम रोक रहे हो, क्या होगा? रुकेगा क्या? तुम्हें भी लेकर चलेगा। सो वो हुआ इरिवर्सिबल प्रोसेस। बट अगर उसकी साइकिल स्लो होती तो रुक भी जाता और तुरंत टर्न भी ले लेता। ये रिवर्सिबल प्रोसेस याद रखना, इट इज स्लो। इरिवर्सिबल प्रोसेस इट इज फास्ट। रिवर्सिबल प्रोसेस स्लो प्रोसेस है और इरिवर्सिबल प्रोसेस फास्ट। तो अब मुझे यह बताओ कि मैक्सिमम वर्क किस में मिलेगा? मैक्सिमम वर्क किस में मिलेगा? बहुत जन सोच रहे होंगे इरिवर्सिबल प्रोसेस में, फास्ट है तो। लेकिन हमने एक चीज सुना है क्या, जल्दी का काम शैतान का। मतलब इसमें मैक्सिमम वर्क नहीं मिलेगा। मैक्सिमम वर्क विल बी ऑब्टेन्ड इन रिवर्सिबल प्रोसेस। मैक्सिमम वर्क इज ऑब्टेन्ड। मैक्सिमम वर्क इज नॉट ऑब्टेन्ड। सो अभी हमने देख लिए टाइप्स ऑफ प्रोसेस में आइसोबैरिक प्रोसेस, प्रेशर कांस्टेंट, आइसोकोरिक प्रोसेस, वॉल्यूम कांस्टेंट, आइसोथर्मल प्रोसेस, टेम्परेचर कांस्टेंट। एंड टेम्परेचर कांस्टेंट है इसलिए इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज जीरो, इंटरनल एनर्जी इज कांस्टेंट। Adiabatic process, there is no exchange of heat. Reversible process, driving force is slightly greater than opposing force, and irreversible process, driving force is much greater than opposing force. Now let's see sign conventions for work and heat. अगर ये सिस्टम है, सो अब देखो वर्क डन ऑन सिस्टम, वर्क डन ऑन सिस्टम एंड वर्क डन बाय सिस्टम, इस तरह से सेम। हीट रिलीज बाय सिस्टम, हीट एब्जॉर्ब बाय सिस्टम। हमें साइन कन्वेंशन निकालना है, वर्क डन ऑन सिस्टम, work done by system, heat absorbed by system, heat released by system। अब एक बेसिक सी चीज देख लो, अगर कोई हमारा काम करके दे, हमें कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा, वी विल फील पॉजिटिव। सो वर्क डन ऑन सिस्टम इज पॉजिटिव, वर्क डन ऑन सिस्टम इज पॉजिटिव। बट वर्क डन बाय सिस्टम, कोई हमें काम बताए तब, मम्मी ने बोली जाओ पानी लेके आओ तब, बॉटल भरो तब। सो वर्क डन बाय सिस्टम इज नेगेटिव। Now consider heat as energy and energy as money. So अगर पैसा जा रहा है, so पॉजिटिव हुआ आपके लिए, निगेटिव हुआ? निगेटिव। और पैसा आ रहा है तो पॉजिटिव। उस हिसाब से हीट एब्जॉर्ब आ रहा है बाय सिस्टम इज पॉजिटिव, एंड हीट रिलीज बाय सिस्टम इज नेगेटिव। Heat released by system is negative. So heat released by system negative, heat absorbed by system positive. ये released हुआ, absorbed. Work done on system positive और done by system negative. So ये basics है, साइन कन्वेंशन हमें याद रखना है। और एक चीज़ जो हमें न्यूमेरिकल में और कई बार ऑप्शंस को सिलेक्ट करने में हेल्प करती है, ड्यूरिंग एक्सपांशन मोस्टली वर्क डन इज नेगेटिव, ड्यूरिंग compression
वर्क डन इज पॉजिटिव। एक्सपांशन फैले रहा है, सिस्टम वर्क कर रहा है, ऑब्वियस सी बात है निगेटिव। कॉम्प्रेशन सराउंडिंग सिस्टम पे वर्क कर रहा है, पॉजिटिव। तो इससे भी हमें कई बार ऑप्शन में यानी हम उससे 50-50 अपना सकते हैं। सो वो एक फायदा है, साइन कन्वेंशन फॉर वर्क एंड हीट। एक और कंसेप्ट हम देख लेते हैं, इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी क्या हुआ? कोई सिस्टम की टोटल एनर्जी, उसके हर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल की टोटल एनर्जी मिला के जो एनर्जी बनती है, उसकी पूरी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी, सभी एनर्जी, इंटरमोलिकुलर इंट्रामोलिकुलर एनर्जी, सभी एनर्जी का जो टोटल सम है, उसके अंदर जितनी भी एनर्जी का टोटल सम है, दैट इज इट्स इंटरनल एनर्जी। द सम of a system is termed as its internal energy। एक और चीज याद रखना है कि इंटरनल एनर्जी इज ए स्टेट फंक्शन। इंटरनल एनर्जी इज ए स्टेट फंक्शन, और इसलिए हम फिर इसे डेल्टा यू u2 माइनस u1 इस तरह से सॉल्व करेंगे। हम सिर्फ u नहीं लेंगे, हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा डेल्टा u, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। जो भी स्टेट फंक्शन रहता है तब हम चेंज इन दैट प्रॉपर्टी कंसीडर करेंगे, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी कंसीडर किया जाएगा। अब आते हैं हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये कुछ और नहीं है, इट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। दिस लॉ इज नथिंग बट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। दैट इज, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द यूनिवर्स इज कॉन्स्टेंट। Energy can neither be created nor be destroyed, it can be converted from one form to another, total amount of energy in the universe is constant। ये हुआ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। यही है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और इसमें हमें ध्यान में रखना है डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। इट मीन्स जो भी हम वर्क कर रहे हैं या जो भी वर्क हम पे हो रहा है और जो भी हीट हम रिलीज कर रहे हैं या जो भी हीट मिल रही है, मतलब सिस्टम जो वर्क कर रहा है, सिस्टम पे जो वर्क हो रहा है, सिस्टम जो एनर्जी हीट रिलीज कर रहा है या सिस्टम जो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, उनका टोटल विल बी चेंज इन इट्स इंटरनल एनर्जी। वो उसके इंटरनल एनर्जी को चेंज करेगा। अगर सिस्टम वर्क कर रहा है, सिस्टम वर्क कर रहा है तो ऑब्वियसली उसकी इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होगी इस तरह से। सो हमें बस ये ध्यान में रखना है, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। Now expression for pressure volume work, expression for pressure volume work। हम एक सिलेंडर कंसीडर करेंगे और ये एक अब पिस्टन हो। ना इसके अंदर जो गैस है ये एक्सपांड होगी। अब जब गैस एक्सपांड होगी तो ये प्रेशर एक्सर्ट करेगी, और ये प्रेशर एक्सर्ट करने की वजह से जो पिस्टन है ये डिस्प्लेस होगा, लेट्स से बाय डिस्टेंस d, इट डिस्प्लेसेस बाय अ डिस्टेंस d। ये जो पिस्टन डिस्प्लेस हुआ बाय डिस्टेंस d।
अब एक्चुअली एक्सटर्नल प्रेशर के अगेंस्ट में ये प्रेशर अप्लाई कर रहा है और इस प्रेशर की वजह से फोर्स एक्सर्ट हो रहा है, इस प्रेशर की वजह से फोर्स एक्सर्ट हो रहा है. सो दिस फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया, प्रेशर इनटू एरिया. बट अब हमें एक चीज देखना है कि वो अपोजिंग फोर्स है, ये अपोजिंग फोर्स है. अब जब अपोजिंग फोर्स है तो हम वर्क डन को क्या लेंगे, माइनस फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, माइनस फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. सो दिस इज माइनस एफ एंड डिस्प्लेसमेंट इज डी. सो माइनस पी एक्स external pressure into area into D. Now area into D, area into D is change in volume. So this is minus Px delta V. Area into displacement is change in volume. So ये work done हो गया minus Px delta V. So W is equal to minus Pex V2 minus V1. W is equal to minus Pex V2 minus V1. ये फॉर्मूला हमें याद रखना चाहिए. ये प्रेशर वॉल्यूम वर्क है. अब इसी से हम निकाल सकते हैं कि एक्सपांशन होगा तब वर्क डन का साइन क्या होगा और कॉम्प्रेशन होगा तब वर्क का साइन क्या होगा. ड्यूरिंग एक्सपांशन, अगर एक्सपांशन होता है हमें पता है V2 इज ग्रेटर देन V1. अगर V2 V1 से बड़ा है देन दिस टर्म विल बी पॉजिटिव, सो ये निगेटिव है, सो वर्क डन विल बी निगेटिव. ड्यूरिंग कॉम्प्रेशन V1 विल बी ग्रेटर देन V2. अब V1 V2 से बड़ा है सो ये टर्म निगेटिव हो जाएगी और निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव, देयरफॉर वर्क डन विल बी पॉजिटिव. सो हम बेसिक से याद रख सकते हैं एक्सपांशन के समय वर्क डन निगेटिव एंड कॉम्प्रेशन के समय वर्क डन पॉजिटिव. अब हमें देखना है वर्क डन इन फ्री एक्सपांशन और इन वैक्यूम. अगर वैक्यूम है या फिर फ्री एक्सपांशन है सो उस समय वर्क डन क्या होगा. फ्री एक्सपांशन मतलब when there is no external pressure, when there is no external pressure. अगर एक्सटर्नल प्रेशर नहीं रहा तो जब एक्सटर्नल प्रेशर नहीं रहा इट मीन्स Px इज इक्वल टू 0. और जब एक्सटर्नल प्रेशर ही नहीं है तो उस समय हम वर्क डन क्या कंसीडर करेंगे, 0. सो हमें यहाँ पे ये फॉर्मूला याद रखना है, वर्क डन इज इक्वल टू माइनस Px डेल्टा V, वर्क डन इज इक्वल टू माइनस Px डेल्टा V. एंड ये भी एक चीज इंपॉर्टेंट है, ड्यूरिंग फ्री एक्सपांशन वर्क डन इज इक्वल टू 0. नाउ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स फॉर वेरियस प्रोसेस, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स फॉर वेरियस प्रोसेस. सो अब हमें एक चीज तो हमने देख लिया, डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W और डेल्टा U इज इक्वल टू Q माइनस Px डेल्टा V. बस अब इसी को हमें डिफरेंट प्रोसेसेस के लिए अप्लाई करना है. तो सबसे पहले हम अप्लाई करेंगे फॉर आइसोबैरिक प्रोसेस, आइसोबैरिक प्रोसेस. सो आइसोबैरिक प्रोसेस में हमें पता है डेल्टा P 0 है. ये चीज याद रखना, चेंज इन प्रेशर 0 है, उन्होंने ये नहीं बोला एक्सटर्नल प्रेशर 0 है, डेल्टा P 0 है. सो डेल्टा U इज इक्वल टू Q माइनस Px डेल्टा V. और उस हिसाब से ये जो Q हो गया है इसे हम डिनोट करें QP से, दैट इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस Px डेल्टा V. और ये जो है इसे बोला जाता है हीट ऑफ रिएक्शन, हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर, हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर.
नेक्स्ट इज आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस में हमें ध्यान में रखना है चेंज इन वॉल्यूम इज जीरो। अगर चेंज इन वॉल्यूम जीरो है तो जो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू माइनस पी एक्स डेल्टा वी, अगर डेल्टा वी जीरो है तो ये पूरी टर्म जीरो हो जाएगी, देयरफॉर डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू। और आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए ये जो हीट है इसे बोला जाता है क्यू वी डेल्टा यू, क्यू वी इज इक्वल टू डेल्टा यू, एंड दिस इज हीट ऑफ रिएक्शन at constant volume. Next is isothermal process. आइसोथर्मल प्रोसेस। अब आइसोथर्मल प्रोसेस में हमने देखा था चेंज इन टेम्परेचर जीरो, जब टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है तो जो इंटरनल एनर्जी है वो भी चेंज नहीं होती है। सो डेल्टा यू इज इक्वल टू जीरो, उस कंसेप्ट से अगर डेल्टा यू जीरो हो गया है तो जीरो इज इक्वल टू क्यू माइनस पी एक्स डेल्टा वी, इट मीन्स क्यू इज इक्वल टू पी एक्स डेल्टा वी, क्यू इज इक्वल टू पी एक्स डेल्टा वी। नेक्स्ट इज एडियाबैटिक प्रोसेस, इसमें हम Q को जीरो कंसीडर करते हैं। सो उस हिसाब से डेल्टा U इज इक्वल टू, अगर ये जीरो हो गया सो माइनस पी एक्स डेल्टा वी, और सिंपल सा हम बोल सकते हैं डेल्टा U इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू, सॉरी डेल्टा U इज इक्वल टू डब्ल्यू। सो हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को डिफरेंट प्रोसेसेस के लिए भी अप्लाई करते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे कंसेप्ट फॉर मैक्सिमम वर्क, और इसी टॉपिक को बोला जाएगा वर्क डन इन आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस। अभी हमने जो देखा था दैट वाज प्रेशर वॉल्यूम वर्क, बट अब हम देखेंगे वर्क डन इन आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस। अब रिवर्सिबल प्रोसेस में तो हमें पता है कि वो स्टेप बाय स्टेप हो रहा है, तो हमें टोटल वर्क एक साथ नहीं मिलेगा, हमें छोटे छोटे वर्क को एक साथ इंटीग्रेट करना पड़ेगा, सम करना पड़ेगा। सो पहले वो देख लेते हैं कि जैसे कि ये पिस्टन है और ये एक्सपांड हो रहा है, तो एक्सपांड हो रहा है तो धीरे धीरे वो एक्सपांड होगा, धीरे धीरे ये एक्सपांड होने वाला है। सो जैसे पहले ये डिस्प्लेसमेंट हुआ D1 से, फिर ये और एक्सपांड हो रहा है, देन इट विल बी D2, ये और एक्सपांड हो रहा है D3, इस तरह से। सो हम जो कंसीडर करने वाले टोटल डिस्प्लेसमेंट D, बट वो स्टेप मैनर में हो रहा है, सो वो हमें ध्यान में रखना है। नाउ वी नो दैट P माइनस पी एक्स इज चेंज इन प्रेशर, सो पी एक्स क्या हो जाएगा, पी एक्स इज P माइनस डी पी, पी एक्स हो जाएगा P माइनस डी पी। ना हमें प्रेशर वॉल्यूम वर्क से फॉर्मूला पता है W इज इक्वल टू माइनस पी एक्स डेल्टा V, सो W इज इक्वल टू माइनस पी एक्स माइनस P माइनस डी पी इंटू डी वी, सो दिस W इज इक्वल टू माइनस पी डी वी प्लस डी पी इंटू डी वी। अब ये जो है dV पहले ही वेरी स्मॉल अमाउंट है और dP भी, सो हम इसे निग्लिजिबल कंसीडर करेंगे, निग्लिजिबल। सो हमारा जो वर्क डन हुआ दैट इज माइनस पी इंटू डी वी, बट ये जो वर्क हम लिख रहे क्या ये फाइनल वर्क है? नहीं, इट इज अ स्मॉल वर्क ऑब्टेन्ड इन जस्ट वन सिंपल स्मॉल स्टेप। सो हमें टोटल वर्क ऑब्टेन करना है, ये स्मॉल वर्क है इसलिए हम इसे dW से डिनोट कर रहे हैं, एंड टोटल वर्क इज ऑब्टेन बाय इंटीग्रेटिंग, टोटल वर्क इज ऑब्टेन्ड बाय इंटीग्रेटिंग both side. So total work is obtained by integrating both side. So अब हम लेंगे dW, so work done 0 से W होते जा रहा है, एंड
इज इक्वल टू माइनस पी डी वी। जो वॉल्यूम चेंज हो रहा है दैट इज फ्रॉम V1 टू V2, जो वॉल्यूम चेंज हो रहा है वो हो रहा है V1 टू V2। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ dw इज w, ये लिमिट हमने दे दी है 0 से w, बट इसे हमें सॉल्व करना है तो हम P के बदले बाय आइडियल गैस इक्वेशन हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। जैसे हमें पता है PV इज इक्वल टू nRT, सो P क्या हो जाएगा nRT बाय V। सो हम यहाँ पे लिख सकते थे V1 से V2 माइनस nRT बाई V dV, माइनस nRT बाई V dV। सो ये हो गया हमारा फॉर्मूला, माइनस nRT बाहर, dV बाई V उसका इंटीग्रेशन होता है log टू द बेस e V, V1 टू V2। नाउ दिस इज W is equal to minus nRT log to the base e, upper limit minus lower limit V2 minus log e V1, so W is equal to minus nRT log e V2 by V1। ये हो गया हमारा एक फॉर्मूला। अगर हम ये बेस e को बेस 10 में कन्वर्ट करते हैं, ये बेस e को बेस 10 में कन्वर्ट करते हैं, तो ये फॉर्मूला हमारा हो जाएगा W इज इक्वल टू माइनस 2.303 nRT log 10, W इज इक्वल टू माइनस 2.303 nRT log 10 V2 बाय V1। We know that P1 V1 is equal to P2 V2, therefore V2 by V1, therefore V2 by V1 is equal to P1 by P2, therefore V2 by V1 is equal to P1 by P2। so ये जो W हो गया this is minus 2.303 nRT log 10 P1 by P2। ये एक इजी सा डेरिवेशन है और ये फॉर्मूले हमें याद रखना है। इस फॉर्मूले से रिलेटेड हमें न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करने हैं। W इज इक्वल टू माइनस nRT log e V2 बाई V1, और अगर ये बेस e को हटा दिए हमने, बेस 10 कर दिए, तो W इज इक्वल टू माइनस 2.303 nRT log 10 V2 बाई V1, और उसे ही इंटरचेंज कर दिए V2 बाई V1 को, यानी उसके बदले हम लिख सकते हैं V2 बाई V1 कर ले P1 बाई P2। So W is equal to minus 2.303 nRT log 10 P1 by P2।